Hello everyone. Our next topic is problem on mole concept. कंसंट्रेशन टर्म आपके पास आएंगी। इस क्लास में हम प्लस वन में जो आपके पास टॉपिक है वो भी कवर करेंगे, प्लस टू की टॉपिक क्योंकि प्लस टू की सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मिलेगा वो भी कवर करेंगे, और नीट और जेईई में जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई। कंसंट्रेशन टर्म को हम दो इसमें बांट लेते हैं। एक हिसाब के पास है टेम्परेचर डिपेंडेंट का, एक हिसाब के पास है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का। मतलब इस साइड में वो क्वांटिटी लिख रहा हूँ जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उनकी वैल्यूज पे कुछ असर पड़ेगा। इस साइड में वो टर्म लिख रहा हूँ जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इंडिपेंडेंट यानी नॉट डिपेंडेंट। तो इन सब में आपके पास जो आती है इसमें मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ वेट अपॉन वेट या मास अपॉन मास परसेंटेज। सेकेंड आपके पास है सेकेंड टर्म आपके पास है मोलैरिटी। थर्ड टर्म आपके पास है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट टर्म आपके पास है फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म आपके पास है पीपीएम, और पीपीएम भी आपके पास दो तरीके वाला, ये आपके पास है भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और दूसरा इसमें होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वेट भी देते हैं। इसमें आपके पास दोनों टर्म आएंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। ठीक है भाई। ये वो क्वांटिटी आपके पास, एक आप स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी वो क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम। पीपीएम में दो टाइप के आपके पास है, और स्ट्रेंथ। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट अपने पास कौन कौन सी है भाई? एक तो भाई जिसके ऊपर वेट बाय वेट या मास बाय मास लिख दो, मास बाय मास परसेंटेज। सेकेंड टर्म आपके पास है मोलैलिटी। थर्ड टर्म आपके पास है मोल फ्रैक्शन, और चौथी टर्म आपके पास है पीपीएम, और वो भी कौन सा? मास बाय मास वाला। मेनली अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली है इस टर्म में नीचे मास आ रहा है, यहाँ पे भी डाउन में नीचे मास है। मोल फ्रैक्शन में नीचे वॉल्यूम नहीं आता मतलब, और इसके नीचे भी मास आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। मतलब ये वो क्वांटिटी है जिसमें वॉल्यूम का यूज नहीं होता है, और ये सब क्वांटिटी में वॉल्यूम का यूज होता है। और वॉल्यूम यूज है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो बस सर तो पढ़ना उसके ऊपर। तो इन सब में वॉल्यूम का यूज होता है, इन सब में वॉल्यूम का यूज नहीं होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में नॉट प्लस वन प्लस टू क्वेश्चन में, अगर हायर स्टडीज के क्वेश्चन में अगर यहाँ से आपको इस साइड जाना पड़े या इस साइड से इस साइड जाना पड़े, मतलब समझे, अगर आपको मोलैरिटी दे रखी है मोलैरिटी निकलवाए, या मोलैरिटी दे रखी है मोलैरिटी निकलवाए, मतलब इस कॉलम से उस कॉलम में जाना पड़े या इस कॉलम से इस कॉलम में आना पड़े, तो आपको क्वेश्चन में एक चीज दी मिलेगी डेंसिटी, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में से यहीं पे पहुंच जाता है तो उसमें कोई जरूरत नहीं डेंसिटी। व्हाट माय पॉइंट? अगर एक कॉलम से उसी में रहते हो तो कुछ भी टर्म निकाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी चीज की। अगर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट किसी क्वांटिटी निकालने के लिए आपको बोला जाता है, तो वी रिक्वायर्ड डेंसिटी, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो वन बाय वन इनको रीड करते हैं। इस टॉपिक से आपकी हर क्लास कवर हो जाएगी भाई। तो फर्स्ट टर्म आपके पास जो थी वो थी मास बाय मास परसेंटेज, सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड सेकंड इसके साथ ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दोनों बिल्कुल ही सेम है। आपके पास नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसके ऊपर आपके पास इसमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम किसका दे रखा है? कम वाला लेना, कुछ इसमें निकालना है सॉल्यूट। इसमें आपके पास सॉल्यूट का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर आपके पास दो चीजें ए या बी, तो अगर आप मान लो आपको बी का निकलवाने के लिए बोलता है वो, तो वॉल्यूम ऑफ बी ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। ठीक है भाई। सॉल्यूट का मतलब कम अमाउंट मान रखा, चलो मैंने मान रखा है इसको दूसरे के हिसाब से। व्हाट माय पॉइंट? अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है तो एक का वॉल्यूम ऊपर जिसका निकालना आपको परसेंटेज इसका अपॉन में टोटल, ऐसे मास में तो ऊपर क्या हो जाएगा? मास इसका जिसका अपन निकालना, मैं फिलहाल सॉल्यूट लिख देता हूँ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर किसी क्वेश्चन में चीज नहीं दे रखी है आपको तो इसको आप 100 मान के चलेंगे। फिर तभी क्वेश्चन में लेट करना पड़े, आपको मानना पड़े, तो आप इस चीज को
100 मान के चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई, परसेंटेज निकालना है तो गुणा में आप 100 कर लेंगे, वो तो आप सभी को पता है, इसके गुणा में 100 कर लेंगे, आपको परसेंटेज निकालना है। तो ये तो सिंपल मैथड, जैसे आप मार्क्स से परसेंटेज निकालते हैं, आपके 500 टोटल नंबर है, आपके 400 नंबर आए तो परसेंटेज पूछता है तो 400/500 इनटू में 1000, इस टाइप का मैथड आपके पास, जिसका निकालो उसके ऊपर अपॉन टोटल। ओके, तो इसमें अगर कुछ है नहीं। बाकी जो नेक्स्ट टर्म पे इम्पोर्टेंट टर्म है आपके पास मोलरिटी। प्लस 2 में भी न्यूमेरिकल है, IIT वगैरह पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं। मोलरिटी को हम कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है। मोलरिटी को हम कैपिटल M से लिखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखे जाए प्लीज उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं उस जिस भी टाइप के, जो +1 में हो ना हो, +2 में हो ना हो, हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो मोलरिटी कैपिटल M से लिखा जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर इसको वैसे लिखे फॉर्मूले में तो M मोलरिटी को मान लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स निकालने का फॉर्मूला लास्ट क्लास में क्या आया था, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास, इसको मैं MM लिख देता हूँ, ठीक है भाई, अपॉन वॉल्यूम, किसमें मानना है वो, लीटर में। तो ये फॉर्मूला हुआ, समझ इस फॉर्मूला वो, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। ये मोल तो बन गया भाई, ये तो मोल तो है, और ये आपके पास लीटर में है, वो तो क्वेश्चन के साथ था। अगर वो क्वेश्चन में आपको ये चीज ml में दे दे तो इसको आप लीटर बना लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास, ये मोल बन जाएंगे। वॉल्यूम अगर ml में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर भाई। तो जो मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूँ उनको आपने प्लीज नोटबुक में लिखिए, इनको इनबॉक्स में बंद करें, क्योंकि जरूरी आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो टर्म आपके पास है वो देखो, नेक्स्ट जो टर्म अपने लिए रहेगी दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बिल्कुल नॉर्मलिटी की तरह है, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आता है। स्ट्रेंथ को हम ग्राम पर लीटर में लिखते हैं हमेशा। स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर लीटर होता है। ग्राम का मतलब ऊपर तो मास लिखा जाएगा, तो ऊपर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। देखो जो फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ सोल्यूट किसके अंदर, ग्राम के अंदर, क्योंकि यूनिट होती है, स्ट्रेंथ यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर। तो एक बार मोलरिटी का बड़ा फॉर्मूला देखोगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ M अपॉन BL, सॉरी M नहीं, गिवन मास होता है W, ये वही मास ऑफ सोल्यूट W मान रखा था, पिछले वाले क्वेश्चन हमने किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर आपके पास है। मोलरिटी जो हम टर्म पीछे पड़ गए, मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ मुझे, इसमें लिखा था W बाई मोलिकुलर मास, बताओ, इनटू में BL, जो अगर आपके पास BL ये फॉर्मूला नहीं था क्या, इसका ml में हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, सही है। क्या ये टर्म आपके पास, सॉरी, क्या ये टर्म यही नहीं है। स्ट्रेंथ को मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, तो M इज इक्वल टू S अपॉन में मोलिकुलर मास, राइट भाई, वेट अपॉन BL तो स्ट्रेंथ होता है ना, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हुआ, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू में मोलिकुलर मास। स्ट्रेंथ जो होगा वो मोलरिटी इनटू में मोलिकुलर मास होगा। मोलिकुलर मास किसका है, ये सोल्यूट का है, क्योंकि हम इसको फॉर्मूले में दे सकते हैं, क्योंकि अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखते हैं तो मोलर मास सोल्यूट का आएगा, ठीक है भाई। तो आपके पास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू में मोलर मास, तो यहाँ से आप स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप इनको राइट डाउन करें जितने आपके पास लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टर्म आपके पास आएगी दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से लिखा जाता है। नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल N
इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज, इसका जो नॉर्मलिटी जो है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गॉट इट? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी आपके पास किसमें, लीटर के अंदर। जो आपके पास नॉर्मलिटी हो इसको मैं देता हूँ n इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन वी एल। सही है भाई, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन वी एल। और इक्विवेलेंट क्या होता है? जो इक्विवेलेंट होता है आपके पास, इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है भाई, जो इक्विवेलेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का एक्सपोनेंट। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला क्या बना, ये क्या वेट तो देखते हैं W, इक्विवेलेंट मास को मैं E M से देता हूँ। ठीक है भाई, E से इक्विवेलेंट, M से मास, याद रह जाएगा। चलो क्वेश्चन पुट करते हैं। तो N अब क्या बढ़ गया, N इज इक्वल टू W इक्विवेलेंट मास इंटू में बी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला। तो ये इक्विवेलेंट मास है, इसको भी चेंज कर लेते हैं अब। तो इक्विवेलेंट मास होता है अपने पास, उसका वो आपके पास क्या होता है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। n फैक्टर का जिक्र अभी करता हूँ, मैं फिलहाल लिख लो आप, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। चलो फिर रखो इसको, तो फॉर्मूला क्या बना, n इज इक्वल टू W मोलर मास, ठीक है भाई, वॉल्यूम इन लीटर इंटू में n फैक्टर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में लिखेंगे सबको। तो n इज इक्वल टू वेट गिवन वेट अपॉन मोलर मास वॉल्यूम n फैक्टर। इस टर्म को देखो, n फैक्टर को छोड़ के बाकी जो टर्म लिखे मैंने, तो n इज इक्वल टू n फैक्टर, बाकी बची हुई टर्म गिवन वेट, वेट अपॉन मोलर मास सोल्यूट का इंटू वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला बनता है भाई, फॉर्मूला किसका बनता है, ये मोलरिटी का। इसका फॉर्मूला बनता है मोलरिटी। एक नया फॉर्मूला अपने पास ये आया। अगर अपने क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन है तो उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो आप। अगर आपको मोलरिटी गिवन है, दोबारा सुनना, अगर आपको मोलरिटी गिवन है तो उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज n फैक्टर। ठीक है भाई, n फैक्टर क्या होता है उसको देखो एक बार। अगर आपके पास कोई एसिड है, अगर आपके पास कोई एसिड है, जैसे मान लेते हैं HCl है भाई, तो उसका n फैक्टर जो होता है ना, उसके h गिना दो। एसिड के लिए h फैक्टर में क्या गिनोगे आप, उसके पास h कितने हैं, इसके h कितने हैं 1, तो इसका n फैक्टर ये होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कितने h इसके पास 2, फॉस्फोरिक एसिड कितने h होंगे 3, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर कोई बेस है तो उसके OH गिना दो। अगर कोई बेस है तो OH आयन मिलेंगे, NaOH कितना 1, BeOH ट्वाइस 2, इस टाइप से आप इसके बेस गिनेंगे। अगर कोई साल्ट है, ठीक है, अगर कोई साल्ट है तो आप चार्ज गिनेंगे, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज पॉजिटिव में लेना अपने को, पॉजिटिव चार्ज गिन लिया गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, क्योंकि बराबर ही होगा। तो जैसे NaCl है, आपको पता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, तो आपको या तो आपको याद करो पॉजिटिव वाला लेना है, तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी इसकी 1, या फिर आप देख लो इसका कितना है +1, इसका कितना है -1, बराबर है तो बराबर मिलेगा, तो आपको 1 ही लेना है, मतलब मैग्नीट्यूड लेना होता है, क्योंकि -1 को भी आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो +1 लेंगे। मतलब चार्ज हम सिंपल से बोलते हैं, साल्ट में साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, ऑक्सीजन स्टेट ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया M1O4 नेगेटिव और चेंज हो गया भाई Mn2 पॉजिटिव, ये लिखा है, तो आपको पता है यहाँ पे 7 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन स्टेट है, कितने का चेंज हो गया 5 का, तो ये 5 आपका आंसर कितना पड़ेगा। यानी कि एसिड में आप गिनेंगे H, बेस में गिनेंगे OH, साल्ट में देखेंगे चार्ज का मैग्नीट्यूड, और ऑक्सीजन स्टेट रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूसिंग एजेंट में आप देखेंगे चार्ज का कितना ट्रांसफर होता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास n फैक्टर होगा। सिंपल से एक क्वेश्चन बताता हूँ इसके ऊपर, बाकी एक्सटेंडेड न्यूमेरिकल हम थोड़ी देर में करते हैं, पहले सारे टॉपिक हो जाते हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन ये बोला गया आपको कि मोलरिटी जो है H2SO4 की,
किसी कोई इलेक्ट्रॉन 2.2 मोलर दे रखी है, कहता है इसकी नॉर्मलिटी निकाल के दो, तो अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी है 0.2, एन फैक्टर कितना होता है H2SO4 में, एसिड H बनेंगे 2.4 आंसर हो जाएगा। तो इस सारे फॉर्मूले लिखने का फायदा क्या होगा, हम ट्रिक भी सीख जाएंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा इसके अंदर दैट इज पीपीएम। ठीक है भाई, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख यानी कि 10⁻⁶। सेम फॉर्मूला जो आपने स्टार्टिंग में लगवाया था कि वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल, यानी कि बीएल आपने लिख दिया था, मैं पूरा लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻, आपके बाद कितना करेंगे 6। ठीक है भाई, क्यों करेंगे 6, क्योंकि मिलियन में निकालना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि मिलियन में निकालना 10⁻6 करेंगे। हमने परसेंट पढ़ा था, सेंट का मतलब कितना होता है 100 यानी 10⁻2, तो परसेंटेज निकालते हैं आपको 100 करते हैं, मिलियन निकाला तो 10 लाख करेंगे 10⁻6 करेंगे। तो ये पीपीएम के न्यूमेरिकल आपके पास 100 हो जाएंगे, किसी भी बेस में हो वो, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम है तो मास बाय वॉल्यूम, 10⁻6 10⁻6 ही करना है, सेम पहले वाली चीज ये है। ठीक है भाई, तो ये जो आपके पास क्वांटिटी है ये टेम्परेचर बेस्ड क्वांटिटी है, जिसमें आपके पास एक क्वांटिटी अभी बचती है, उसको हम सोल्व करते हैं, दैट इज फॉर्मेलिटी। आई थिंक +1 में आपके पास बुक्स में नहीं मिलेगी, तो मैं समझा देता हूँ इसलिए इसको। फॉर्मेलिटी में फिलहाल के लिए चलो मान लेते हैं, एफ से लिख लेते हैं अब इसको। तो फॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter. What my point? Formality is number of formoles of solute upon a volume of solution. ठीक है भाई, तो आपके पास ये जो फॉर्मेलिटी होगी मेनली चीज क्या है, ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला पड़ा फॉर्मोल्स, तो भाई फॉर्मोल्स को मैं लिख देता हूँ F और M, फॉर्मोल्स याद रह जाएगा, और वॉल्यूम किसका है ये आपके पास। तो इसका जो फॉर्मूला पड़ा FM फॉर्मोल्स, मोल्स को तो हम N से तो N लिख देते हैं, F मतलब 4 और N मतलब मोल, और BL आपके पास। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला बना। नाउ फॉर्मोल्स क्या होता है वो देखते हैं। फॉर्मोल्स का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है वेट, वेट कौन सा जो आपको क्वेश्चन में दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में फॉर्मूला मास। ठीक है भाई, और फॉर्मूला मास भी कौन सा आता है आपके पास, यहाँ पे ऑब्जर्व आता है। ठीक है भाई, ऑब्जर्व फॉर्मूला मास। चलो मैं इसका देता हूँ आपके पास मास, और वो भी कौन सा, ऑब्जर्व। जो हमने पहले मास यूज किए मोलरिटी वगैरह में, वो सब आपके पास कैलकुलेटेड मास थे, ये आपके पास ऑब्जर्व्ड मास है। इनका नाम डिफरेंस होता है। आगे जब +2 में सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपके पास वहां पे एक फैक्टर आएगा, जिस फैक्टर को हम वन-टो फैक्टर बोलते हैं, जिसको आयोटा डिनोट किया जाता है। उस फैक्टर की थोड़ी झलक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो FN फॉर्मोल्स इज इक्वल टू वेट, वेट भी किसका, सॉलिड का होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास कौन सा, ऑब्जर्व वाला। यानी कि अगर हम यहाँ से निकलना चाहें कि F, ठीक है भाई, समझ गए बात को, F अपॉन M, F क्या है फॉर्मेलिटी, M क्या है मोलरिटी। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो भाई, W बाई वेट ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला मास ऑब्जर्व, MO लिख देता हूँ, MOS। नीचे क्या था वॉल्यूम, ये फॉर्मूला भाई इसको क्वांटिटी यहाँ पे रखोगे ना। अपॉन में नॉर्मलिटी में फॉर्मूला बताओ, W अपॉन में कौन सा मास था, मास कैलकुलेटेड, इनटू में VL से VL नहीं कर जाएगा क्या, इससे क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। मुझे बताओ एक बार क्या बचा, मास कैलकुलेटेड अपॉन मास ऑब्जर्व। तो मास कैलकुलेटेड ऊपर, नीचे मास ऑब्जर्व, तो F बाई M। ये जो चीज होती है इसको हम आयोटा ही बोलते हैं। आयोटा का फॉर्मूला ये होता है। तो आपके पास क्वांटिटी क्या बनी, F इज इक्वल टू I क्रॉस M। तो अगर आपको फॉर्मेलिटी कभी निकालने क्वेश्चन में तो आप आयोटा ले, आयोटा को M से